कुछ लोग मारते नहीं हैं, वो आपको मरने के लिए तैयार करते हैं। एक के बाद एक पब्लिक वॉशरूम में औरतों की लाशें मिलने लगीं। हर केस को सुसाइड कहकर बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल ये था, सब एक ही जगह क्यों? शादी का वादा, भरोसे का खेल और फिर मौत। वो आदमी औरतों को छूता तक नहीं था। 20 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार वही था। कहानी है भारत के सबसे खौफनाक मैनिपुलेटिव किलर की। लोग गुस्से में थे, परेशान थे और पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि एक औरत जो पब्लिक वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए अंदर गई थी, वो काफी देर से बाहर नहीं आई थी। पहले कुछ मिनट बीते, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे और देखते देखते 3 से 4 घंटे गुजर गए। लोगों ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पूरा सन्नाटा था। आखिरकार लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद 2 लेडी कांस्टेबल मौके पर पहुंची। उन्होंने भी दरवाजा नॉक किया, लेकिन अंदर से फिर भी कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद एक जोरदार धक्का मारा गया और दरवाजा तोड़ दिया गया। जैसे ही दरवाजा खुला, वहां मौजूद हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वॉशरूम के फ्लोर पर खून फैला हुआ था। उस औरत की सांसें रुक चुकी थीं। उसके मुंह से जहर निकल रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो औरत पूरी तरह शादी के जोड़े में थी। पहली नजर में सबको लगा ये एक आत्महत्या का मामला है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी, क्योंकि साल 2000 से 2009 के बीच कर्नाटक के अलग-अलग पब्लिक वॉशरूम्स में 20 से ज्यादा औरतों की मौत बिल्कुल इसी तरह की हालत में पाई गई थी। क्या ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी बता रहा हूं जिसने 300 से ज्यादा औरतों को इस कदर मैनिपुलेट किया कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी जान ले ली और उन्हें आखिरी सांस तक ये भी नहीं पता चला कि उनका कातिल असल में कौन था। अलीता मोरिया। साल 2009। कर्नाटक के बालीमार नाम के एक छोटे से गांव में 22 साल की अलीता मोरिया अपने घर से अचानक गायब हो जाती है। भागने से पहले अलीता अपने घर पर एक चिट्ठी छोड़ जाती है, जिसमें साफ लिखा होता है कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रही है ताकि अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। उसी समय उसी गांव में अली नाम का एक लड़का भी रहता था। गांव में काम की कमी थी, तनाव पहले से मौजूद था और अलीता के गायब होते ही मामला आग की तरह फैल गया। कुछ ही घंटों में यह मामला इतना बढ़ गया कि गांव में लिंचिंग जैसी स्थिति बन गई। लोग पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए। पुलिस पर जबरदस्त दबाव बन चुका था। इसी वजह से सर्कल इंस्पेक्टर रंजीत यादव इस केस के लिए एक स्पेशल टीम बनाते हैं और जांच शुरू होती है। पुलिस सबसे पहले अली को ढूंढती है, लेकिन 2 दिन बाद अली खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी सुरक्षा की मांग करता है। पुलिस को पता था कि अली की जान को खतरा है, इसलिए उसे पुलिस कस्टडी में रखा जाता है और पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ में अली साफ कहता है, साहब, मेरा अलीता से कोई रिश्ता नहीं था। वो अपनी मर्जी से किसी और के साथ गई है। जिस दिन वो गायब हुई, मैं गांव से बाहर था और इसके मेरे पास पूरे सबूत हैं। अली के एविडेंस देखने के बाद पुलिस को भी समझ आ जाता है कि वो बेगुनाह है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। अलीता की फोटो आसपास के सभी पुलिस स्टेशंस में सर्कुलेट की जाती है। इसी दौरान बालीमार से लगभग 1000 किलोमीटर दूर हरसन इलाके के एक पब्लिक वॉशरूम में एक औरत की लाश मिलती है। जब हरसन पुलिस उस लाश की डिटेल्स को बालीमार पुलिस से मिली जानकारी से मिलाती है, तो ज्यादातर चीजें मैच कर जाती हैं। बालीमार पुलिस मौके पर पहुंचती है और लाश की पहचान की जाती है। वो लाश अलीता मोरिया की ही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आता है कि अलीता ने साइनाइड खाकर जान ली थी। लेकिन पुलिस के मन में एक सवाल था, अगर अलीता को आत्महत्या ही करनी थी, तो वो अपने गांव से 7 किलोमीटर दूर एक अनजान पब्लिक वॉशरूम में ये कदम क्यों उठाएगी? यहीं से इस केस की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। पुलिस अलीता के फोन की सीडीआर निकलवाती है। सीडीआर देखने के बाद एक अजीब पैटर्न सामने आता है। अलीता मरने से पहले दिन भर एक ही औरत से घंटों बात करती थी, ठीक वैसे जैसे लवर्स एक दूसरे से करते हैं।
उस औरत का नाम था कावेरी। लेकिन जब पुलिस कावेरी से संपर्क करने की कोशिश करती है तो कोई जवाब नहीं मिलता। जांच में पता चलता है कि कावेरी खुद 17 मार्च 2009 से मिसिंग है। पुलिस हैरान रह जाती है। अब कावेरी की सीबीआर निकाली जाती है। उसमें 2 अनजान नंबर सामने आते हैं, एक मीरूना के नाम पर और दूसरा पुष्पा के नाम पर। जांच करने पर पता चलता है कि ये दोनों औरतें भी काफी समय से काफी लापता हैं। इसी तरह एक के बाद एक 30 से ज्यादा औरतों के नंबर सामने आते हैं। सभी का पैटर्न एक जैसा था, मिसिंग, पब्लिक प्लेस में लाश, आत्महत्या घोषित। अब पुलिस को यकीन हो जाता है इन सब के पीछे एक ही आदमी है, IMEI से मोहन कुमार तक। जांच में पता चलता है कि सारे नंबर एक ही IMEI वाले फोन से एक्सेस किए गए थे। फोन ट्रैक करने पर लोकेशन मिलती है मंगलुरु के डालर कट्टे गांव की। वहां एक बच्चा फोन के साथ मिलता है। पूछने पर वो कहता है, साहब ये फोन मेरे मामा मोहन कुमार का है। यहीं से इस कहानी का असली विलन सामने आता है। मोहन कुमार का जन्म 1963 में कर्नाटक के करजन गांव में हुआ था। गरीब परिवार से होने के बावजूद वो पढ़ाई में तेज था। उसने PhD तक की पढ़ाई की और एक सरकारी स्कूल में टीचर बना। उसकी 2 शादियां हुई, 2 बच्चे थे। बाहर से वो एक परफेक्ट फैमिली मैन लगता था, लेकिन असल में वो एक शातिर साइकोपैथ था। वो 20 से 35 साल की कमजोर, भावनात्मक और समाज से डरी हुई औरतों को टारगेट करता। वो पहले दोस्त बनता, फिर बॉयफ्रेंड, फिर जीवन साथी बनने का सपना दिखाता। हर औरत के लिए वो अपनी अलग पहचान बनाता, कभी जाति बदलता, कभी धर्म, कभी नाम। धीरे धीरे तैयार करने लगती। फिर वो उन्हें घर से भागने, पैसे और जेवर चुराने और शादी के लिए मिलने को कहता। शादी से पहले वो उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देता, जिस पर साइनाइड लगा होता। वॉशरूम में जाते ही कुछ सेकंड्स में उनकी सांस रुक जाती। मोहन बाहर खड़ा इंतजार करता। तमाशा शुरू होते ही वो समझ जाता, काम हो चुका है। अंजाम 21 अक्टूबर 2009 को बस स्टैंड पर मोहन कुमार गिरफ्तार होता है। 2013 में कर्नाटक हाई कोर्ट उसे फांसी की सजा सुनाता है, लेकिन 2017 में सजा बदलकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी जाती है। आज मोहन बेलगांव जेल में बंद है। आखिरी सवाल, इस केस पर रिसर्च करते वक्त दिमाग में बस एक ही बात आती है, प्यार और भरोसा करने से पहले 100 बार सोचना जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या मोहन को मिली सजा उसके गुनाहों के हिसाब से सही है? कमेंट में जरूर बताइए। मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ऐसी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।